हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके एडमेरिट क्लासेस के यूट्यूब चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर पे। मैं आपका अपना गुलाब सर। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं संधि। ठीक है, संधि सीरीज के वीडियोज आपको एक एक करके दिए जा रहे हैं। और अभी तक हमने संधि सीरीज के 4 वीडियोज कर चुके। ठीक है, 4 या 5 देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग कवर कर चुके हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि को। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि का तीसरा पार्ट जो होता है विसर्ग संधि। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विसर्ग संधि और विसर्ग संधि से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्नों के जवाब, उसके नियम। ठीक है, क्या होता है विसर्ग संधि, कैसे उसमें संधि विच्छेद करें, किस तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत सारे सवाल का जवाब हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, ताकि परीक्षा में हमें कोई परेशानी का सामना करना न पड़े। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपको लेकर के विसर्ग संधि की दुनिया में और देखते हैं विसर्ग संधि क्या होता है, कैसे इसमें शब्दों का मेल होता है, कैसे मिलते हैं, क्या क्या मिलता है तो क्या क्या बनता है। बहुत सारी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं हम सब आज विसर्ग संधि की दुनिया में। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। चलिए देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहले के वीडियो में हमने बता चुका है संधि के कितने भेद होते हैं जी, 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका स्वर संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है जी, विसर्ग संधि। हम लोगों ने स्वर संधि को कवर किया, 5 भेद इसके होते हैं, पांचों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, इसके नियम होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट किए थे व्यंजन संधि। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। कौन सा संधि जी, विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया जा चुका है विसर्ग संधि। क्या होता है विसर्ग संधि, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि विसर्ग होता क्या है। तो हिंदी में अगर इस तरह के चिन्ह को ही विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग को अयोग्यवाह वर्ण भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार आया है अयोग्यवाह वर्ण, ध्यान रखिएगा, अयोग्यवाह वर्ण। विसर्ग को अयोग्यवाह वर्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अयोग्यवाह वर्ण, क्योंकि ये स्वर के द्वारा भी ढोए जाते हैं और व्यंजन वर्ण के द्वारा भी ढोए जाते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा ये ढोए जाते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं अयोग्यवाह वर्ण। ठीक है, तो इस तरह के चिन्ह को इस तरह अगर लिखा गया हो कहीं तो ये विसर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने राम लिखा और दूसरा ध्यान देंगे इधर राम, तो ये विसर्ग होता है। ये क्या होता है जी, विसर्ग। इस तरह के चिन्ह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और इसके उच्चारण की अगर बात किया जाए तो ह जैसी ध्वनि सुनाई देती है, ह जैसी ध्वनि। इसके उच्चारण में कैसी ध्वनि सुनाई देती है, ह जैसी ध्वनि सुनाई देती है या उत्पन्न होती है। ये कैसा ध्वनि क्रिएट करता है जी, ह जैसा। कैसा, ह जैसा। जैसे देखिए राम और राम, क्या राम। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कूतः, तो अंत में ह जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है कौन, विसर्ग। विसर्ग कैसी ध्वनि उत्पन्न करता है जी, तो विसर्ग आपका ह जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए इसको अयोग्यवाह वर्ण भी कहते हैं। आई होप कि आपको विसर्ग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अंत में ह जैसी ध्वनि को हम उच्चारित करेंगे, तब जाके इसका उच्चारण क्या होगा, सही सही होगा। कोई दिक्कत है, हैं? जैसे इसको राम पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे रामः, क्या पढ़ेंगे, रामः। क्या पढ़ेंगे जी, रामः। ये अयोग्यवाह वर्ण है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा ढोया जाता है। तो विसर्ग संधि पूर्णतः इसी पर आधारित होती है, विसर्ग पर। ठीक है, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि संधि पूर्णतः वर्णों पर आधारित होती है। स्वर संधि स्वर वर्ण पर, व्यंजन संधि व्यंजन और स्वर दोनों पर होती है, और विसर्ग संधि विसर्ग पर निर्भर होती है। विसर्ग में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए विसर्ग संधि के परिभाषा को देखते हैं। क्या है परिभाषा, कहता है कि स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण, स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण, व्यंजन वर्ण के कारण, स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग में
जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर में जो सॉरी विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण विसर्ग में जो विकार यानी कि विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, ठीक है, विकार का मतलब परिवर्तन, जो नया बनता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि विसर्ग का मेल, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन वर्ण से होने पर विसर्ग में परिवर्तन को, विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को, विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि नाम दिया गया है। विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। दो तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। क्या है? पहला, स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो विसर्ग का मेल यदि स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उसमें विसर्ग में कोई ना कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है, और यह प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए जी। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि विसर्ग संधि क्या है, ठीक है। कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया? स्वर आया या व्यंजन आया, स्वर वर्ण आया या व्यंजन वर्ण। तो इस स्वर और व्यंजन वर्ण के कारण इस विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन कहिए या चाहे विकार कहिए, यही कहलाता है आपका कौन संधि? विसर्ग संधि। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है बालक लोग? विसर्ग संधि। क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। नोट करेंगे इसको जल्दी से, ठीक है। स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे जी? विसर्ग संधि। चलिए आइए मिटाते हैं इसको और देखते हैं कुछ और बात इसके बारे में। कहता है कि विसर्ग संधि में पूर्व पद के अंत में विसर्ग अवश्य लगा रहता है। विसर्ग अवश्य लगा रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि धन चिन्ह है तो धन चिन्ह के पहले विसर्ग जरूर होगा, ठीक है। उधर स्वर हो चाहे व्यंजन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ये विसर्ग, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग अवश्य लगा रहता है। कब? अगर संधि विच्छेद करके दिया रहेगा तब। संधि विच्छेद करके दिया रहेगा तब ये रूल लागू होता है, ठीक है। संधि करने पर ये गायब हो जाता है, नया बन जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन को अगर, एक प्रश्न अगर देखें पहचानने के संदर्भ में कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि किसमें है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि है, चाहे जो भी लिखना है लिख सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि एक नंबर में मैंने लिखा पम जोर चम, दूसरा मैंने लिखा वी जोर उह, तीसरा मैंने लिखा नी जोर आय, और चौथा मैंने लिखा नी ही जोर धन। ध्यान दीजिएगा, नी ही जोर धन, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए अगर कि इसमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है तो क्या बताइएगा? तो आप देख के बता सकते हैं कि देखिए धन चिन्ह के पहले यहाँ पर विसर्ग है, यही विसर्ग संधि का उदाहरण है, बाकी कोई विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण ऐसे विच्छेद करके दिया रहेगा तब ना पहचान गए, ठीक है। अब जोड़ के दिया रहेगा, संधि करके दिया रहेगा तो पहचान में नहीं आएगा। तो उसके लिए नियम है, नियम को पढ़ेंगे, याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो देखते देखते बता देंगे कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, या संधि विच्छेद करने में आपको आसानी होगी। चलिए इसको नोट कर लेंगे जल्दी से।
आगे बढ़ते हैं इसके नियम की तरफ, ठीक है बेटा। इसको चलिए, जैसा व्यंजन संधि का भी कोई भेद नहीं होता है, उसी तरह से विसर्ग संधि का भी कोई भेद या प्रकार नहीं होता है। कोई दिक्कत? विसर्ग संधि का भी कोई भेद या प्रकार नहीं होता है। भेद और प्रकार सिर्फ स्वर संधि के होते हैं। 5 भेद। कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते, विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं होते, सिर्फ इसके नियम होते हैं। क्या होते हैं जी? नियम। तो चलिए हम जानते हैं विसर्ग संधि के नियम के बारे में। किसके बारे में? नियम के बारे में, ठीक है। याद रखेंगे कि हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिए। नियम नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ हो, क्या हो? अ हो, तथा विसर्ग के बाद ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद अ अथवा प्रत्येक वर्ण का, मान लीजिए अ हो, अ अथवा प्रत्येक वर्ग जैसा कि वर्गीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। क्या हो? पांचवा वर्ण हो या यर लव ह में से कोई हो। यर लव और ह में से कोई हो, यर लव ह में से कोई हो, तो क्या होता है? ध्यान जी, इसको अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण कहते हैं। यर लव को, ह को उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण भी यहाँ लिखा जा सकता है और ह भी लिखा जा सकता है। तो क्या होता है, ध्यान देंगे कि विसर्ग का अब विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो विसर्ग का हर्षऊ बन जाता है। क्या बन जाता है? विसर्ग का हर्षऊ बन जाता है, ठीक है। तथा आगे भी नियम में ध्यान देंगे, विसर्ग का हर्षऊ बन जाता है तथा वही हर्षऊ अपने पहले वाले अ से मिलकर, अपने पहले वाले अ से मिलकर, अपने पहले वाले अ से मिलकर गुण संधि के अनुसार, गुण संधि पढ़ाए थे ना, स्वर संधि का एक भेद होता है गुण स्वर संधि। गुण संधि के अनुसार ओ बना लेता है। क्या बना लेता है? ओ बना लेता है। अर्थात अगर देखा जाए तो इस नियम में फाइनली ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। इसको नोट करेंगे। थोड़ा लैंग्वेज ज्यादा हो गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आसान कैसे करना है हम बताते हैं आपको। पहले इसको उतार लीजिए, एक बार फिर से देखते हैं इसको कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में तथा विसर्ग के बाद में अ हो, ठीक है, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या यर लव ह में से कोई भी आए, तो विसर्ग का हर्षऊ बन जाता है तथा वही हर्षऊ अपने बाद वाले, बाद वाले नहीं, पहले वाले, देखें यहाँ पर पहले वाले, वही जो हर्षऊ होता है अपने पहले वाले अ से मिल करके गुण संधि के अनुसार ओ बना लेता है। यानी कि फाइनली हमें फोकस करना है किस पर? ओ पर। यानी विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, ठीक है। मिटाएं इसको। चलिए देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। इतना लंबा हो गया है, इसको आसान करते हैं, ठीक है। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। कैसे समझना है? देखिए बोर्ड पर। जब भी वीडियो देखिए, रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम लेकर के देखिए, नहीं तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। ये कोई इंटरटेनमेंट का क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़िए, ठीक है। वीडियोज को कॉपी कलम लेकर के पढ़ने के नियत से देखिए, नहीं तो मत देखिए, ओके। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, तथा बाद में क्या क्या हो? ध्यान दीजिए, हो सकता है कि बाद में भी अ हो तथा वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। पांचवा वर्ण हो काथी का? वर्ग का। किसका?
वर्गों का, जैसे क ख ग घ क से लेके म तक जो 5 गो वर्ग होते हैं उसमें से किसी का तीसरा चौथा या पांचवा हुआ, चाहे य र ल व या ह में से कोई आए, इसमें से कोई आ जाए, तो देखिए होता क्या है, इस विसर्ग का बनेगा हर्षऊ। क्या बनेगा? हर्षऊ। और इस विसर्ग से पहले देखिए अ है, अ है। अब क्या होगा कि यही हर्षऊ अपने पहले वाले अ से मिलेगा तो ये गुण संधि को फॉलो कर लेता है। किसको? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में हमने आपको पढ़ाया था कि अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों मिलके ओ बन जाते हैं। तो देखिए अ आया है, उसके बाद हर्षऊ आया है, आया है ना जी। तो ये गुण स्वर संधि को फॉलो करके ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। अब यहाँ से फाइनली क्या हो गया, देखिए तो विसर्ग और अ मिल गया, विसर्ग का ऊ बन गया, ई अ का जो कहते हैं, अभी दोनों मिल करके ओ बना लेगा, यानी कि फाइनली हमारा बन के तैयार हो गया ओ। ऐसे मात्रा दिखेगी, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे विसर्ग संधि। हमने जो लैंग्वेज में लिखा था वो यही है, इसको आप लोग उतार लीजिए, ढंग से उतार लीजिए। अगर ये समझ गए तो वो पूरा लैंग्वेज जो है 3-4 लाइन का, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इसको उतारेंगे, ठीक है। विसर्ग से पहले अ हो, बाद में भी अ हो, तथा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यरल व ह हो तो विसर्ग हर्षऊ में बदलता है। वही हर्षऊ अपने पहले वाले से मिल करके वो बना लेता है। यही तो लिखे थे, और क्या लिखे थे जी? यही ना लिखे थे। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है। मिटा करके देखते हैं कुछ उदाहरण, ठीक है। इसको शॉर्टकट में भी ऐसे लिखा जाता है कि फाइनली ये दोनों मिल करके वो बना लेते हैं। अब वो तो किताब में लिखा रहता है, लेकिन ये बनता कैसे है, वो कहाँ से आ गया वो? तो हर्षऊ बनता है इसका, वही पहले वाले से मिल करके वो बना लेता है। तो ये क्लियरली देखा जाए तो यही बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। चलिए आगे देखते हैं कुछ उदाहरण इसका। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग परीक्षा में भी आता है, बहुत सारा आया हुआ है इसका परीक्षा में उदाहरण। ये गुण संधि से मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं कि मनः जोर ज, कहेंगे कि संधि करने पर क्या बनेगा। तो देखिए मनः में न है, विसर्ग से पहले अ है, न में क्या है? अ है, ठीक है। बाद में क्या आया है? च छ ज, च छ ज तीसरा आया है। कौन सा आया है? तीसरा वर्ण आया है। कौन सा वर्ण आया है जी? च वर्ग का तीसरा आया हुआ है, आया हुआ है ना। तो क्या बनेगा? हाई दोनों मिलके ओ बना लेगा। क्या बना लेगा? ओ, ठीक है। गुण संधि को फॉलो कर लेगा, ओ बना लेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोज। समझ में आ गया जी? मनः जोर ज, संधि विच्छेद मनोज का क्या होगा? मनः जोर ज। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और दो चार उदाहरण और देखते हैं, ठीक है। देखिए तो इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सरह जोर वरह। सरह जोर वरह क्या होगा? विसर्ग से पहले अ है, र में क्या है? अ है, बाद में क्या आया है? य र ल व, वो आया है। तो हई दोनों मिल करके क्या बना लेगा? ओ बना लेगा। ऐसी मात्रा होती है इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरोवर। देखिए तो ओ आया, ओ। ए ओ और को गुण संधि कहते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा, गुण संधि से मिलता जुलता है, ठीक ना। इसलिए मैंने कहा कि गुण संधि से ये मिलता जुलता है, क्योंकि गुण संधि के तहत ही ये ओ बनाता है, ठीक है। किताबों में लिखा रहता है कि विसर्ग का ओ बन जाता है, लेकिन कैसे बनता है ये नहीं डिस्कस किया गया है, ठीक है। इस पर ध्यान रखेंगे। और देखते हैं दो चार उदाहरण और देख लीजिए आप लोग। देखना क्या है, आप लोग बनाइए। अधः जोर गति, अधः जोर गति, मनः जोर रथः, मनः जोर रथः, ठीक है। बनाइए इस सबको। यशः जोर धराः, खूब पूछा हुआ है परीक्षा में, यशः जोर धरा। बनाइए इस सबको। एक और इसका उदाहरण पूछता है परीक्षा में, पयः जोर द, पयः जोर द, तपः जोर बल, तपः जोर बल, तपः जोर बल। इसको बनाइए, तपः जोर बल, ठीक है। तपः जोर बल, इस सब को बना दीजिए तो जल्दी से। इस सब किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस सब को जल्दी से बनाएंगे और देखते हैं क्या बनेगा इस सब का, ठीक है। एक और देखते हैं, मनः जोर हरः, मनः जोर हरः, ठीक है। मनः जोर हर, बना दीजिए इस सबको जल्दी से, ठीक है। क्या बनेगा जी? विसर्ग का ओ कर दीजिए, इसको हटाइए, इसके जगह पर ओ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ओ। आसान तरीका है। तो क्या हो जाएगा?
अधो, अब बाद वाली को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, अधोगति। यहाँ क्या हो जाएगा, मनोरथ, मनोरथ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा यशोधारा, क्या हो जाएगा, यशोधरा। यहाँ पर हो जाएगा पयोदह, क्या हो जाएगा, पयोदह। यहाँ हो जाएगा तपोबल, क्या हो जाएगा, तपोबल में कौन सा संधि है, विसर्ग संधि की गुण संधि, तो विसर्ग संधि। यही हो जाएगा मनोहर, क्या हो जाएगा, मनोहर। क्या हो जाएगा जी, मनोहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। कोई दिक्कत, नोट करिए जल्दी से इसको और बढ़ते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम की तरफ। ओके, मिटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विसर्ग संधि का अगला नियम। ओके, चलिए देखिए, कहता है नियम नंबर 2, लिखेंगे पुनः और अंतः के साथ, पुनः और अंतः के साथ, अंतः के साथ विसर्ग का, विसर्ग का, ठीक है, र हो जाता है, क्या हो जाता है, र हो जाता है। अगर पुनः और अंतः के साथ विसर्ग है, देखिए ना, पुनः में भी विसर्ग है, अंतः में भी विसर्ग है, तो इसके साथ विसर्ग बदल जाता है किस में, र में। किस में बदल जाता है, र में। अर्थात ये पुनः हो चाहे अंतः हो शुरू में और बाद में कुछ आया हुआ हो, तो यहाँ पर विसर्ग किस में बदलेगा जी, दोनों स्थिति में र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ऐसे भी मात्रा इसका मिलेगा कहीं ऊपर, ठीक है, रेफ जिसको कहते हैं, ठीक ना। इसको उतार लेंगे जल्दी से, कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए, इसका कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं और बढ़ते हैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम की तरफ, ठीक है, जल्दी से उतारिए। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम की तरफ, ठीक है। क्या बनेगा, ये तो लिखे नहीं है बनाने वाला, देखते हैं, दो चार के उदाहरण देख लीजिए। हम मिटा दें, विसर्ग के बाद यहाँ धन चिन्ह के बाद कुछ हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है, जो भी समुचित शब्द होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा पुनः जोर निर्माण, पुनः जोर निर्माण, तो सबसे पहली चीज की हम पुनः तो लिखबे करेंगे, ठीक है, पुनः लिखेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद विसर्ग का बनेगा आधा र, अब बाद में जो है उसको लिखेंगे, ठीक है, पुनर्निर्माण। लेकिन होता क्या है, इसको हम र को ऊपर भेज देते हैं तो हो जाता है पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण। एक यहाँ भी एगो र है, एगो यहाँ बाद में भी पहले वाला है, देखिए, तो इस तरह से ये पुनर्निर्माण, ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है। एक और देखते हैं, अंतः के साथ देख लेते हैं, अंतः जोर आत्मा, अंतः जोर आत्मा, क्या बनेगा जी, तो विसर्ग का र बना दीजिए, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तो अंत हो गया। अब विसर्ग का बन गया र, अब बाद में आ है तो आ आके इसमें मिलेगा तो हेंग हो जाएगा अंतरात्मा, क्या हो जाएगा, अंतरात्मा। पढ़िए इसको, अंतरात्मा, ध्यान रखिएगा। ये कैसे बना जी, तो देखिए, तो हीरो के बाद आ आया है ना, तो आ आके इसमें संधि कर लेगा, तो र के साथ आ मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, तो अंत विसर्ग और आ हटा के हो गया रा, विसर्ग और आ हटा तो क्या बना रा, तो देखिए यहाँ पर रा हो गया, रा में आ हिले है अंतरात्मा। अंतरात्मा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अंतरात्मा में कौन सी संधि है जी, विसर्ग संधि है। अंतरात्मा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अंतरात्मा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, एक उदाहरण और बनाइए, एक उदाहरण और देखते हैं इसका, और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग तीसरे नियम की तरफ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पुनः जोर जन्म, पुनः जोर जन्म, बनाइए इसको, क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, विसर्ग का र कर देना है, बस काम खत्म। तो ये हो जाएगा पुनः, जन्म जब लिखेंगे ना तो ऊपर र दे देंगे, पुनर्जन्म, क्या हो गया, पुनर्जन्म। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखिए पुनर्जन्म, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों राइट है, लेकिन इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है सब लोगों को जी, हैं, तो एक और बना लिया जाए, एक और दो और बना लीजिए आप लोग, मिटा दें इसको।
लिखिए, एक बनाइए अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है। दूसरा बनाएंगे आप लोग अंतःधान, अंतःधान, ठीक है। अच्छा है, इसको ऐसे भी लिखिए, एक और उदाहरण, अंतःध्यान, अंतःध्यान, अंतर्ध्यान हो जाएगा। इस सब को बना लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। एक और बनाइए तो, अंतःजोर अग्नि, अंतःजोर अग्नि, ये सब इसी नियम का है, इसको बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको बनाएंगे, हम बनाने वाले नहीं हैं, ठीक ना। कहिएगा तो ये को बना देंगे। अंतःजोर अग्नि को बनाइए तो इस विसर्ग का र करिए, तो अंत हो गया, विसर्ग का र करेंगे, र में आध विसर्ग का तो आधे र न बनेगा जी, बाद में अ आके मिलेगा तो ये पूरा र हो जाएगा, अंतर अग्नि, क्या हो जाएगा, अंतर अग्नि। अंतः जोर अग्नि का क्या हो जाएगा, संधि करेंगे तो अंतर अग्नि, अंतः जोर अग्नि का संधि करेंगे तो अंतर अग्नि होगा, क्या होगा, अंतर अग्नि। बाकी आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई कष्ट। ये अंतः और पुनः के साथ विसर्ग की संधि थी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। विसर्ग का र एक जगह और बनता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विसर्ग संधि का तीसरा नियम, जल्दी से। नियम नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ, ध्यान दीजिएगा, जिसको अवर्ण भी कहा जाता है, कल बताए थे इसको अवर्ण, क्या, लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि अ और आ को क्या कहा जाता है, अवर्ण। तो विसर्ग से पहले अवर्ण यानी अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए, अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण आए, तथा विसर्ग के बाद, अब ध्यान देना होगा, तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आए, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, या यड़लव आए, यड़लव, क्या, यड़लव, जिसको हम लोग कहते हैं अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण, अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण, इसको ऐसे भी दिएगा नियम में, अंतः अस्तः व्यंजन वर्ण आए, क्या क्या आए जी, ठीक है, तीसरा चौथा वर्ण आए, ठीक है, अ या आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो उसके बाद तीसरा चौथा वर्ण आए, या यर लव आए, ठीक है, कोई दिक्कत आए, तथा एक एक चीज और बनता है इसमें, तथा, ठीक है। मान लीजिए कि स्वर वर्ण में कौन कौन सा आ जाए, तो स्वर वर्ण में आपका आ, हर्षऊ और दीर्घऊ हो, क्या आ जाए, तथा आ, हर्षऊ और दीर्घऊ आए, हर्षऊ या दीर्घऊ आए, दीर्घऊ आए, तो भी, तो विसर्ग का र बन जाता है, विसर्ग का क्या बन जाता है जी, र बन जाता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, विसर्ग का र बन जाता है, र बन जाता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देखेंगे। क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर्ण हो, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण हो, पांचवा भी हो सकता है, हालांकि पांचवा का उदाहरण मिलता नहीं है, पांचवा वर्ण भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन पांचवा का उदाहरण नहीं मिलता है, देख लिया जाएगा, मिलेगा तो। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या यरल आए, चाहे हर्षऊ हो, दीर्घऊ हो, चाहे आ हो, तो विसर्ग का फिर से र बन जाएगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, फिर से र बन जाएगा। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इसको दूसरे तरीके से, ठीक ना। नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट करिए, उस टॉपिक को फिर से बताया जाएगा, ठीक ना। देखिए बोर्ड पर कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके, यानी अ या आ को छोड़कर, यानी ये नहीं आना चाहिए, इसके बाद कोई भी स्वर हो, इसके बाद कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा हो, चौथा हो, चाहे पांचवा वर्ण हो, क्या हो,
पांचवा वर्ण हो, वर्गों का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या मान लो आ हो, चाहे हर्षऊ हो, चाहे दीर्घऊ हो, चाहे यर लव हो, क्या हो, यर लव हो, चार गो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तो भी इस स्थिति में विसर्ग का क्या बनता है, र बनता है आधा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्वर वर्ण आया होगा तो ये इसकी मात्रा आके इसमें मिल जाएगी, है दो के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हई स्वर वर्ण जब आएगा ना तो इसका मात्रा आकर के इसमें जुट जाएगा और ये र के साथ पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मात्रा इसमें आके जुट जाएगा, किसका जी, आ हर्षऊ और दीर्घऊ का मात्रा इसमें आके जुट जाएगा। कब, जब विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, जैसे हर्षई हो, हर्षऊ हो, दीर्घऊ हो, कुछ भी हो, ठीक है, अ या आ न हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, चाहे ये आपका आ हो, हर्षऊ हो, दीर्घऊ हो, या यर लव में से कोई हो, तो विसर्ग का र बन जाता है, विसर्ग का क्या बन जाता है, र बन जाता है। कोई दिक्कत, मिटाएं इसको। चलिए समझते हैं कुछ उदाहरण, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। एक एक चीज को जब तक समझेंगे नहीं ना, सिर्फ नियम लिखने से और रटिएगा तब तो नहीं होगा भाई, संधि को समझना पड़ता है। संधि रटने की चीज नहीं है, संधि रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, संधि समझने की चीज है। पहला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि नीह जोर धारण, नीह जोर धारण, इसको अच्छे से समझते हैं। विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके देखिए, नी में ई है, स्वर वर्ण की मात्रा है हर्षिकार का, ठीक है, तो ये हो गया। बाद में त थ द ध चौथा वर्ण आया है, बाद में ध आया है, कौन सा वर्ण, चौथा वर्ण, विसर्ग का र बना दीजिए, क्या करिए, विसर्ग का र बना दीजिए, तो र बनाएंगे तो देखिए, तो हई ज्यों का त्यों हो गया, धारण ज्यों का त्यों हो गया, विसर्ग का बदल जाएगा कथी में, र में, विसर्ग बदल गया र में, तो ऐसे लिखिए, अचाहे इस र को ऊपर कर दीजिए, निर्धारण, क्या कर दीजिए, निर्धारण, तो ये भी सही है, ज्यादातर इसी को लोग लिखते हैं। तो निर्धारण में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, निर्धारण का संधि विच्छेद क्या होगा, निहजोर धारण, निहजोर धारण, निर्धारण की संधि में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, विसर्ग का और ध का, नया वर्ण क्या बना है, र बना है, नया वर्ण क्या बना है जी, र बना है, क्या बना है, र बना है। चलिए देखते हैं, एक दो और उदाहरण देखते हैं इसका, इस नियम पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा नीह जोर आशा, देखिए आया हुआ है, नीह जोर आशा आया हुआ है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग निकला और यहाँ से विसर्ग से पहले चेक करिए, हर्षई है ना, अब बाद में क्या हुआ है, कोई स्वर बनाया हुआ है, तो विसर्ग का र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आधा र बनेगा। और मैंने कहा कि जब भी स्वर वर्ण होगा तो उसकी मात्रा आके इसमें ऐड हो जाएगी, मिल जाएगी, तो ये रा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा नी, क्या लिखा, नी, हई आ निकल गया है तो बच गया क्या, सा, क्या बच गया, सा, और नायका बना है रा, तो यहाँ मिला देंगे रासा, निराशा, क्या, निराशा, अच्छे से लिख देते हैं इसको, ठीक है, निराशा। निराशा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा जी, तो निराशा का संधि विच्छेद होगा निह जोर आशा, निराशा की संधि में नया वर्ण क्या बना है, र, ध्वनि पूछ देगा तो रा, ध्वनि पूछ देगा तो रा, अब वर्ण पूछेगा तो र हलंत के साथ, किसके साथ, हलंत के साथ, ठीक है। एक दो और उदाहरण लिखते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, जल्दी से लिखिए। हमने लिखा नीह जोर बल, नीह जोर बल, ठीक है, दूह जोर गंध, दूह जोर गंध, ठीक है, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक ना। हमने लिखा दूह जोर दासा, दूह जोर दासा, ठीक है, दुर्दासा, क्या बनेगा, दुर्दासा, ठीक है। आगे हम लिखते हैं, दुर्बल हो गया है, दुर्गंध, और लिखेंगे नीह जोर जन, नीह जोर जन, अगर संधि करेंगे तो क्या बनेगा, इसको बनाइए जल्दी से आप लोग, ठीक ना। एक दो और उदाहरण लिखते हैं और आप लोग बनाएंगे, ठीक है, इसका बहुत फेमस उदाहरण है, वो लिखते हैं, ठीक ना। जैसे हमने लिखा आसी जोरवाद, ध्यान दीजिएगा, वीवीआई लिखिएगा इसको, ठीक ना, आसी जोरवाद खूबे पूछता है परीक्षा में, ठीक ना, हो जाएगा आशीर्वाद, लेकिन कैसे होगा वो आप जानिए, ठीक है। और एक उदाहरण इधर लिखते हैं, दूह जोर उपयोग, दूह जोर उपयोग, इसको बनाइएगा आप लोग, बहुत
आसान है ये, ठीक है। दुह जोर उपयोग, ठीक ना, इस सबको बनाना है, ठीक ना। वही जोर मुख, मैंने लिखा बही जोर मुख, बही जोर मुख, ठीक है। इस सब को आप लोग बनाएंगे, ठीक ना। इस सब को बना लीजिए जल्दी से, ठीक। जल्दी से बनाइए इस सब को। हम एक बनाएंगे इसमें का, कोई भी, ठीक ना। इसका देख लीजिए, इसका इसका बनाइएगा आप लोग तो क्या होगा। मान लीजिए दो गो हम बना के आपसे पूछते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है। एगो हो गया हैंग, दुरुपयोग। एगो हम लिखते हैं दुरुपयोग। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है। हम पूछे कौन सा सही है, बताइए तो कौन सा सही है। नहीं बुझा रहा है ना। हई वाला सही है, हई वाला गलत है। अब इसमें लफड़ा क्या है तनी समझिए। इसका लफड़ा को समझने के लिए र के साथ हर्षऊ और दीर्घऊ का मेल, दीर्घऊ का मेल, अगर ये टॉपिक समझ गए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए, र के साथ अगर हलंत है, तो र के साथ अगर हर्षऊ यानी छोटका ऊ मिलाएंगे तो ये जो र के साथ यहां से सिर्फ ऐसे निकलेगा, ठीक है। अगर र के साथ दीर्घऊ को मिलाएंगे तब ये ऐसे यहां से मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां से ऐसे निकलेगा फिर ये मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो ये अगर ऐसे लिखेंगे इसका मतलब दीर्घऊ, ऐसे लिखेंगे इसका मतलब दीर्घऊ है, मुड़ा हुआ नहीं है। इसमें से ऐसे ही निकला है, इसका मतलब ये क्या है, हर्षऊ। क्या है, हर्षऊ। अब उदाहरण को जरा देखते हैं हम लोग, भाई बाद में देख लेंगे, ठीक है। इधर को मिटा देते हैं, आसान है, बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जैसे दुरुपयोग को अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, दुह जोर उपयोग। यहाँ पर देखिए, उपयोग जो है ये हरस स्वर है, हर्षऊ। अब विसर्ग का तो र बन जाएगा। अब र के साथ हर्षऊ को मिलाइए, स्वर बन है तो आके मिलेगा ना जी। अब मिलाएंगे तो ये बनेगा कैसे, हर्षऊ है तो चुपचाप ऐसे थोड़ा सा निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। अगर इसको आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये दीर्घऊ हो गया। यहाँ पर क्या है, हर्षऊ है, ये किसका मात्रा को डिनोट करता है, दीर्घऊ को, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बाप रे बाप बहुत खतरनाक है ये। इसको VVI बोर्ड मॉडल जो मन करे, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार सब दे दीजिए, ठीक है। र के साथ हर्षऊ दीर्घऊ का मेल, समझिए र के साथ हर्षऊ लगेगा। अब बच्चा लोग कहेगा हैंग मिला दे, र के साथ हर्षऊ, र के साथ दीर्घऊ, चूंकि हर्षऊ का मात्रा होता है ऐसे और दीर्घऊ का मात्रा होता है ऐसे, तो र के साथ ऐसे कभी मात्रा नहीं मिलाया जाता है। सही फॉर्म कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इस पर ध्यान देने की बात है, ठीक ना, ये सही फॉर्म है। और ये वाला कहीं नहीं आप देखेंगे कि हैंग और र के साथ दीर्घऊ है, हैंग और र के साथ हर्षऊ हो, ठीक ना। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको, बहुत जरूरी बात है ये बात बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, पढ़ा जाता है, ठीक है, एकांत में। ये सब बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाता है, ठीक। जल्दी से उतारिए इसको, बता दिया आपको। र के साथ हर्षऊ दीर्घऊ की मात्रा इसी तरह से बनती है। यहाँ अगर मुड़ा हुआ होगा तो दीर्घऊ हुआ, मुड़ा हुआ नहीं होगा तो हर्षऊ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मुड़ा हुआ था तो ये गलत हो गया, यहाँ मुड़ा हुआ नहीं है थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो दुरुपयोग ये बहुत कम लोगों को पता होगा, उस कम लोगों में से आप लोग आज से शामिल हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आशीर्वाद लिखा था मैंने, उसका भी देखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको पूछ लीजिएगा। एक आशीर्वाद पर हम फोकस करेंगे। आशीर्वाद हैंगर लिखेंगे, आशीह जोर वाद। देखिए ये र आया है, विसर्ग के बाद वो आया है, विसर्ग का र बना दीजिए। क्या बना दीजिए, र। तो चलिए क्या हो जाएगा, आ सी र वाद, आशीर्वाद। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आशीर्वाद। है र इस पर आ जाएगा, आशीर्वाद, ठीक ना, आशीर्वाद, ठीक। आगे बढ़ जाए जी। आशीर्वाद समझ में आ गया सब लोगों को, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। आशीर्वाद में कौन सी संधि है,
आशीर्वाद में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है जी? विसर्ग संधि है। चलिए बढ़ते हैं विसर्ग संधि के अगले नियम की तरफ। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है? चलिए देखिए, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, चौथा नियम विसर्ग संधि का। ठीक ना? क्या कहता है? देखिए, कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर वर्ण हो, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर वर्ण हो, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर्ण वर्ण हो, क्या हो? स्वर्ण वर्ण हो, तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद च या छ हो, च या छ हो, या चाहे श हो, तालाब श हो, तो विसर्ग का तालाब श हो जाता है। विसर्ग का तालाब श आधा हो जाएगा। विसर्ग का तालाब श हो जाता है। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर वर्ण हो, क्या हो? स्वर वर्ण हो, तथा बाद में च आ जाए, छ आ जाए, चाहे है तालाब स आ जाए, तो विसर्ग बन जाता है आधा तालाब स में। ये बहुत बढ़िया नियम है, जल्दी से इसको उतार लिया जाए। परीक्षा में इसका उदाहरण पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक से आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है? यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर वर्ण हो तथा विसर्ग के बाद च या छ या तालाब स हो, तो विसर्ग का तालाब स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालाब स, ये वाला स हो जाएगा। ठीक है, आधा है, आधा ही होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा? आधा होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, मिटा दे जी। क्या कहता है इसको समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने लिखा निहजोर छल, निहजोर छल। अब ध्यान दीजिए, तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले हर्षई है, और उसके बाद च छ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? छ। विसर्ग का बना दीजिए तालाब स, विसर्ग का क्या बना दीजिए? तालाब स। बाकी कोई बदलाव मत करिए। देखिए, नी हो गया, छल है तो छल रहेगा यहाँ पे। अब विसर्ग का बना है तालाब स, तो हो गया निश्छल। क्या हो गया? निश्छल। कौन सी संधि है जी? देखिए ना, इधर स है। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में विसर्ग संधि है। चलिए देखते हैं एक और उदाहरण और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने लिखा निहजोर चय। बोर्ड मॉडल इसको लिख लीजिएगा, परीक्षा में खूबे आता है ये। ठीक ना? तो नीह में देखिए विसर्ग है, विसर्ग निकला इसमें से जी। अब विसर्ग के बाद क्या निकला? हर्षई निकला। अब बाद में क्या है? च आ गया, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? तालाब स बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, विसर्ग को लिख देना है दोनों के बीच में। तो विसर्ग को लिखेंगे लेकिन बदल के लिखेंगे। ठीक है, निश्चय क्या हो जाएगा? निश्चय हो जाएगा। ठीक ना? आगे एक 100 वाला उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे दूहजोर शासन, दूहजोर शासन, दूहजोर शासन। तो देखिए, विसर्ग से पहले क्या आया है? स्वर वर्ण आया है हर्षऊ, तो विसर्ग आ गया। विसर्ग से पहले हर्षऊ आया हुआ है, बाद में स आया हुआ है, तो इस विसर्ग का भी क्या बनेगा? तालाब स बन जाएगा, आधा बनेगा। तो हम क्या करेंगे? मैंने दू लिख लिया, शासन भी लिख लिया, और विसर्ग का ही न बना है तालाब स आधा, तो आधा है लिख देंगे दुशासन। क्या? इसको भी बोर्ड मॉडल लिखिएगा आप लोग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और बना लीजिए आप लोग, एक क्या दो बना लीजिए। मैंने लिखा निहजोर चिंत, इसको आप लोग बना लीजिए, निहजोर चिंत को बना लीजिए, और दुहजोर चरित्र को बना लीजिए। दोनों को आप लोग बना लीजिए। ठीक है, जल्दी से बना लीजिए। क्या होगा? वही नियम है। चलिए देखिए क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा निश्चिंत, ऐसे हो जाएगा निश्चिंत, और ये हो जाएगा आपका दुष्चरित्र, दुष्चरित्र।
गलत चरित्र किसी का होता है तो उसको दुष्चरित्र कहा जाता है। ठीक है, दु एक ऐसा उपसर्ग है, जैसे दुर्जन गलत आदमी को कहेंगे, ठीक ना। तो ये था आज के वीडियोज में विसर्ग संधि के हम लोगों ने 4 नियम को कवर किया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो नियम है विसर्ग संधि के हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। जुड़े रहिए आप सब एडमेरिट क्लासेस के यूट्यूब चैनल एडमेरिट बाई सोनू सर पे। मैं आपका अपना गुलाब सर ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक और हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट करिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे, आपके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। देखते रहिए हमारा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, अपने मोबाइल पे। और दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।